के लोगों की परेशानियों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। यहां से 3 बार विधायक रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया है, कई विकास के काम किए हैं। इसलिए आगामी 5 फरवरी को मैं आप सबसे इनके लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इनको अपना आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक समय था 2014 से पहले का भारत, अगर हम थोड़े दिनों आज से 10 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे उस समय का आपको याद होगा कि हमारी छवि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बनती जा रही थी कि दब्बू भारत विश्व के बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस भारत से, भारत के उस दब्बूपन से बाहर निकालने का काम, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों के रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गीवासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया। फ्री पानी देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहाँ के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद,
उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहाँ के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग दिल्ली के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट 2025 सदन में पेश किया है, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है, जिसकी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सराहना की है। साथ ही केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट हर वर्ग, समाज, क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में होगा, तो ये बजट उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बना जो हमारा केंद्रीय बजट आज जो प्रस्तुत हुआ, एक अच्छे बजट के लिए, एक समावेशी बजट के लिए, एक संतुलित बजट के लिए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से ये विश्व में देश हमारा और आगे बढ़ेगा, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट मैं महसूस करता हूं, जिसमें हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमारा जो देश है विकसित देश की श्रेणी में होगा, तो ये बजट उस तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। केंद्रीय बजट में जहां मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात मिली है, तो किसानों समेत तमाम वर्गों के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। वहीं बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि बीजेपी की सरकार सर्वसम्मान विशेष सरकार है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। हाँ, इस बार भी देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सर्वसमावेशी सरकार है। सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की और सभी की चिंता करने की। विशेषकर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, गरीबों की चिंता की है, इस बार भी बजट में इस बात का ये बातें परिलक्षित होती हैं। और बजट के जो प्रावधान है उसमें भी गरीबों के कल्याण के लिए और विशेषकर मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं इसमें समाहित रहेगी। 31 जनवरी को शुरू हुए संसद सत्र में दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बजट को समावेशी और किसान, युवाओं, महिलाओं के लिए बेहतर बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस बजट पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि यह बजट निराश करने वाला बजट है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को बजट में कुछ नहीं दिया गया। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दिए। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है एमएसपी के बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में कोई जो है इस बजट में प्रावधान नहीं है। गरीब मजदूर, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम इस बजट में हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बजट को देखें तो ये बजट आम जन के हितों के विपरीत वाला बजट है। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। हालांकि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि देश का विषय है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम भी किया, लेकिन यूसीसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है।
विधायक ने कहा है कि जैसे मदारी कोई खेल दिखाता है, उसी तरीके से सरकार भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार ये सब कर रही है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, देखिए, यूसीसी कोई राज्य का विषय नहीं है। यूसीसी जो है देश का विषय था, और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी भी आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी कैसा यूसीसी है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ, उत्तराखंड राज्य के बाहर जो है वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा यूसीसी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके विपरीत है, और ये तो बिल्कुल ऐसा यूसीसी है, सरकार ने कहते हैं ना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा मदारी कभी कोई खेल दिखाता है तो उस समय लोग जो है दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ देखने का काम करते हैं, और जैसे ही खेल खत्म होता है फिर वो ढाक के तीन पात। इस यूसीसी का कोई औचित्य नहीं। बसंत ऋतु का पर्व कल 2 फरवरी को मनाया जाएगा। जहां एक और लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वहीं उत्तराखंड में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया है कि कल महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान ही इस पर्व को मनाया जाएगा। सभी मंदिरों मठों में इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके साथ ही राज्य में इस संस्कृति को संजोने में के नजरिए से कला एवं संस्कृति विभाग इसे होली के त्योहार तक मनाएगा। देखिए संस्कृति साहित्य कला परिषद जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बसंत पंचमी हमारा एक बहुत ही जो हमारा लोक पर्व है, सभी पूरे भारत में इसको बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अभी जहाँ कुंभ का शाही स्नान चल रहा है, वहाँ पर यहाँ पर श्री बद्रीनाथ के जो है कपाट खुलने की तिथि भी तय की जाती है। उसी क्रम में हमारे मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी जो बसंत उत्सव होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, और कल से उसका आगाज हो रहा है, पूरी शुरुआत हो रही है। ये हमारा फूलदेई का पर्व आएगा। और ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देहरादून पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोतवाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन भी किया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रयास अत्यंत कारगर साबित होगा। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए एक प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो, और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। इनिशिएटिव से अक्सर नतीजे इनकरेजिंग आते हैं। तो लगातार जॉइंट विजिट्स की गई थी, न सिर्फ पल्टन बाजार की बल्कि कई सिटी के जो चोक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, कैमरास, लाउड स्पीकर सिस्टम्स, रोड डिवाइडर्स और कहाँ पर चौक चौराहे नए बनने हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स पर कार्य गतिमान है। जैसे आज हमारे कैमरास ऑपरेशनल हो गए हैं, हाईटेक कैमरास हैं और लाउड स्पीकर सिस्टम्स है, डिजिटल पीए सिस्टम्स हैं। इसी तरह से हमारे कुठाल गेट और दिलाराम साईं मंदिर पर पब्लिक को हम कंजेशन से रोक पाएं, ट्रैफिक रेगुलेट कर पाएं, अच्छे चौंक्स बनाए जा रहे हैं।